हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। कल आप लोगों ने न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास जीरो करी थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास जीरो का सेकंड पार्ट है, ये भी फाउंडेशन वीडियो रहेगा। इसके अंदर भी हम लोग बेसिक्स ही करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी क्लास वन फॉर द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सीरीज जो भी चलेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आपके आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री मेंस, आरआरबी पीओ प्री, कुछ हद तक आरआरबी पीओ मेंस, और आपके आरआरबी क्लर्क प्री और मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें लिमिटेड टॉपिक्स होंगे और स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किया जाएगा पीओ मेंस क्लियर करने के लिए। फिलहाल हम लोग अपने फाउंडेशन सीरीज के ही सेकंड वीडियो पर चलते हैं। टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हम रेशियो की बात करें तो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स को समझा था पिछली बार भी, है ना। रेशियो हमारे दो नंबर्स के डिविजन्स के बारे में बताता है जो सेम टाइप के नंबर्स होते हैं उसके लिए। जैसे ए से बी का अगर हमें रेशियो चाहिए तो इसको हम लोग ए रेशियो बी या फिर ए अपॉन बी लिखते हैं, है ना। अब रेशियो में जब भी ए रेशियो बी लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि ए हमारी फर्स्ट टर्म है या फिर इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये मैं इस बार थ्योरी थोड़ी लेकर आया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे शुरू कराने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी आप लोगों को कि कैसे शुरू करवाऊं। तो जब हमने ए रेशियो बी लिखा, दिस ए इज एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेशियो 4:9 है, तो 4:9 को हम लोग 4/9 लिख सकते हैं। 4 इज एंटीसीडेंट एंड 9 इज कॉन्सिक्वेंट। हमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट याद नहीं रखना, बट क्योंकि थ्योरी मैंने कहीं पर देख के बुक में से ली है एनसीईआरटी से, तो इसलिए ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन बोलता है कि दो रेशियो इक्वल होते हैं, जो हम लोग हर क्वेश्चंस में करते आ रहे थे पीछे। ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, मतलब ए रेशियो बी, और ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, चार डॉट्स वाला, है ना। फॉर एग्जाम्पल 3:15 जो है वो 1:5 की इक्वल होगा, क्योंकि इसको हम कैंसिल कर देते हैं 3 से। तो ये हमारा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें जो ए और डी है, जैसे हमने ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा, तो ए और डी जो है ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स। और बी और सी जो है ये हमारे मीन टर्म्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी भी हो जाता है। इसको हम लोग क्वेश्चंस में आगे यूज करते हैं जब ओरली कैलकुलेशन करनी होती है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं इसमें, क्योंकि बेसिक हम लोगों ने समझा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चंस के थ्रू। बाकी जो होगा वो हम क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे। प्रपोर्शन ऑफ क्वांटिटीज की बात करें, अगर हम ए बी सी डी को बोलते हैं कि प्रपोर्शन में है, तो ये हम लोगों ने अभी समझा ही था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली चीज अभी हमने पिछली स्लाइड पर ही समझ ली थी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। ये हमें कहीं ना कहीं डीआई में और क्वेश्चंस में हेल्प करेगी बात। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये भी हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो में कि ये तभी इक्वल होंगे अगर मिडिल नंबर की वैल्यू सेम होती है। अगर मिडिल नंबर की वैल्यू सेम होगी तभी ये हमारे प्रोडक्ट्स, ये वाले रेशियो हमारे हम इक्वेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। थ्योरी है और इसमें कुछ नहीं है। अब हम सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। ये वही थ्योरी है जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ये हमें 2:3:4 गिवन है। पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर, आर अपॉन पी हमें बताना है। मतलब पी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, और आर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। हमें बताना है पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 आएगा। दिस इज 2/3। फिर हमें बताना है क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन आर हो जाएगा 3/4, 3/4। फिर हमें बताना है आर अपॉन पी। आर अपॉन पी हो जाएगा 4/2। 4/2 का क्या मतलब हुआ, 4/2 का मतलब हो गया खाली 2। अब ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि चीजें इस तरह से सिमिलर उसमें चलती चली जाती हैं अगर रेशियो के बीच में होती है तो। बट अब हमें फ्रैक्शन में तो रेशियो नहीं देंगे, हमें हमें इसका एलसीएम लेना पड़ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। एलसीएम अगर 12 आएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये हो गया 12, यहाँ पे मेरा आएगा 2, 3, 2। अब 12 से इस पे अगर मुझे जाना है तो 3 से डिवाइड करके 4 आता है। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करते तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन होती है, यही होता है ना। मतलब मैंने 2/3 को 12 से डिवाइड कर दिया, 3 से ये गया 4 और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 8, है ना। 12 से जब 4 को देखेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है,
तो सीधे 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये मेरा रेशियो आ जाएगा। कुछ इस तरह से करना होगा। ये वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, यहाँ पे थोड़ी स्पीड हमने इसीलिए ली हुई है। यहाँ पे है 2p 3q और 4r, हमें pqr का रेशियो बताना है। इसके लिए भी मैंने बोला था कि जो हमारे फर्स्ट नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर्स का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, 3 और 4 का 12, मतलब 2p अपॉन 12, इस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। 3q अपॉन 12, 4r अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो p अपॉन 6 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, सॉरी q अपॉन 4 इक्वल्स टू r अपॉन r का है 3, तो ये रेशियो आ जाएगा 6:4:3। क्लियर? 6:4:3 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहां पे मुझे p और q का रेशियो 2:3 गिवन है, q और r का रेशियो 4:5 गिवन है, r और s का रेशियो 6:7 गिवन है। मुझे p और s का रेशियो बताना है। उसके लिए मुझे q की वैल्यू आपस में सेम करनी पड़ेगी। एक वैल्यू मुझे गिवन है 2:3, दूसरी वैल्यू मुझे गिवन है 4:5, तो ये मुझे दोनों सेम करने पड़ेंगे तभी सेम आएगा। हम लोगों ने सीखा था, पिछले वीडियो में करी थी ना ये चीज। ये कर देंगे तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू हो गई 8:12 और ये हो गया 12:15। ये क्या बना है? पी क्यू और आर बना है। अब आर और एस मुझे दे रखा है 6:7, आर और एस मुझे दे रखा है 6:7। आर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, आर की वैल्यू सेम करनी होगी। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 30 हो जाएगा, यही तो होगा। ये चलो इसको कर देखते हैं। ये हो जाएगा 16:24:30। r/7 की अगर मैं बात करूं, मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 30:35। तो अब मेरा नेट रेशियो निकल कर आ गया 16:24:30:35। मतलब मुझसे पूछा गया है p और s का रेशियो, p और s का रेशियो आ गया 16:35। आंसर आ गया। ये हमारी रेशियो की बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी, हमने पिछला रिवाइज कर लिया इसके थ्रू। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, अ बॉय डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेंसिल अमंग हिज 4 फ्रेंड्स A, B, C and D in the ratio 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. What is the minimum number of pencil that a person should have? ठीक है, तो ये जो मेरा रेशियो है ना 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये रेशियो फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल नंबर्स में लेकर आना पड़ेगा, इंटीजर्स में। कैसे करेंगे? 2, 3, 4, 5, इनका एलसीएम ले लेते हैं या आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20, 20 3 60, 60 में ये चारों नंबर आ रहे हैं, 60 में चारों नंबर जा रहे हैं, तो 1/2 कितना हो जाएगा 60 का? 30। 1/3 कितना हो जाएगा? 20। 1/4 कितना हो जाएगा? 15। और 1/5 कितना हो जाएगा? 12। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं हर इंसान के पास, कि मिनिमम ए को इतनी मिलेगी, बी को मिनिमम इतनी मिलेगी, सी को इतनी मिलेगी, डी को इतनी मिलेगी। तो इस लड़के के पास में मिनिमम कितनी पेंसिल होनी चाहिए? मिनिमम इन पेंसिल्स का सम होना चाहिए। 30 और 20 50, 50 और 15 65, 65 और 12 77। मिनिमम 77 पेंसिल होंगी तभी वो इतने में दे पाएगा। अब जितनी भी पेंसिल होंगी 77 के मल्टीपल में होंगी। अगर वो बोले कि 3 बार उसने पेंसिलें दी हैं सबको, तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 210 231 आ जाएगी। अगर वो बोलता कि 5 बार पेंसिलें दी हैं इस तरह से, तो 77 को 5 से मल्टीप्लाई करते और 385 वैल्यू आ जाती। क्लियर? अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है A/B 2:3 है, B/C 4:5 है, C/D 5:9 है, हमें A/D निकालना है। तो A और B की अगर हम बात करें, हमारे पास 2 और 3 है, B और C की बात करें 4 और 5 है। दोनों नंबर को सेम करना होगा। मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 8 और 12, यहाँ कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, वैल्यू आ गई 12 और 15। तो रेशियो निकल कर आ गया यहाँ पर 8:12:15। अब मेरे को C और D को देखना है। इसके साथ में मेरे पास ये A, B और C है,
ये डी है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 और 9 आ रहा है। ये वाली वैल्यू सेम करनी होगी, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 और 27 आ गया। अब ये सेम आ गया दोनों तरफ 15। ए और डी के लिए क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर है, 27 यहाँ पर है, तो आंसर विल बी 8:27। क्लियर? आगे चलते हैं। ₹1210 were divided among 3% PQR so that P ratio Q is equals to 5:4 and Q ratio R is equals to 9:10. देन R को कितना अमाउंट मिलेगा? ये पार्टनरशिप में इसी तरह से सवाल बेस बनाएगा आपका। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर का रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो के हिसाब से हम इस 1210 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पी रेशियो क्यू हमें कितना गिवन है, 5 और 4। क्यू और आर हमें कितना गिवन है, 9 और 10। हमारी कंडीशन है कि हमें क्यू को सेम करना है। सेम करना है तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 45 रेशियो 36, यहाँ हो गया 36 रेशियो 40। तो जो नेट रेशियो निकल कर आ गया मेरा, वो आया 45 रेशियो 36 रेशियो 40। अब इस रेशियो में मुझे ये पैसे बांटने हैं। अगर मैं इसका सम करके देखूं, 45 और 40 कितना होता है, 85। 85 में 36 ऐड करूंगा, 121 आ जाएगा। टोटल पार्ट्स मेरे 121 है। 121 की वैल्यू कितनी है, 1210। तो ये 40 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अब ये प्रैक्टिस आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की करनी है। जब पिछला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर है। इस वीडियो में भी अगर कुछ बेसिक का बचा है, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर जो मेन वीडियोस होंगे एग्जाम की तैयारी के, फिर आप उनकी तैयारी करोगे, उसके थ्रू तैयारी करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए है। अगला सवाल देखते हैं। शेयर ऑफ ₹4200 अमंग जॉय ए एंड बी इज इन द रेशियो 2:4:6। तो तीन लोग हैं, एक जॉय है, एक ए है, एक बी है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए। ए का अमाउंट हमें बताना है, ठीक है। तो ए का अमाउंट क्या है, 2 और 4 6 और 6 12। 12 लोगों में मैंने 4200 रुपए बांट दिए हैं, या फिर 4200 रुपए के 12 हिस्से कर दिए हैं। जब 12 हिस्से 4200 के हो गए, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 35 हो जाएगी, क्योंकि जब 35 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर आता है 4200। ए को कितने मिले हैं, 6 हिस्से, सॉरी ये 350 हो जाएगा। ए को मिले 6 हिस्से, तो 6 हिस्से अगर ए को मिले हैं तो 4200 का आधा वैसे भी ए को ही मिल रहा है, ये वैल्यू आ जाएगी 2100 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज रिड्यूस इन द रेशियो 3:2 and salary of each employee is increased in the ratio 4:5. By doing so, the company saves 12,000 रुपए। Find the initial expenditure of the company in the salary। ठीक है, शुरू में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे थे। कितने दिए थे, 3:2 में दिए थे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरा बोला कि हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ये वैल्यू मैंने 4 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो 4:5 दे रखा है। ये इनिशियल एम्प्लॉयज थे, ये बाद में हो गए कम करने के बाद। ये इनिशियल सैलरी थी, ये सैलरी बढ़ाने के बाद हो गई। तो जो खर्चा था मेरा पहले, खर्चा कितना था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को उनकी सैलरी से डिवाइड कर दूंगा, ये खर्चा हो गया 12। अब जो खर्चा हो गया, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 10। मतलब ये जो खर्चा हुआ है, ये 12 से कम होकर 10 हो गया है। ठीक है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट कम हो ना, 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 12,000। तो जो 12,000 दिया हुआ है, ये एक्चुअली में 2 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू है। पूछा क्या है, इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 12 यूनिट था। 2 की वैल्यू अगर 12,000 दे रखी है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। या ऐसे देख लो, 2 को अगर 12,000 दे रखा है, तो एक का मतलब 6,000 हो गया। एक का मतलब 6,000 हो गया, और 12 का हमसे पूछा है, तो 12 को 6,000 से मल्टीप्लाई करके 72,000 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। A company reduced its staff in the ratio 5:3 due to cost cutting, but increased the average salary per employee in the ratio 7:8। अब ये करके कंपनी को 55,000 का फायदा हो रहा है। अब ये देखो, ऐसा सवाल हमने अभी अभी करा है। क्या मैं इस सवाल को ओरल ही नहीं कर सकता, क्या जरूरी है मैं इसमें पेन उठा के काम करूं? अगर मैं देखूं कि 5 सत्ते 35 होता है, 8 तिये 24 होता है, 5 7 35 और 3 8 24, दोनों के बीच में 11 का फर्क है। अगर मैं बोलूँ कि कंपनी ने ये 11 की वैल्यू ऑलरेडी मुझे 55,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 5,000 है,
ये चीज तो मैं ओरली सोच सकता हूँ ना बिना पेन चलाए। अब मुझसे पूछा कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था, 5 था, 11 की वैल्यू 5000 है, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, 11 की वैल्यू 55,000 है, एक की 5000 है, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 के लिए मैं 35 को 5000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। इसके लिए तो मुझे पेन चलाने की नीड नहीं है, मैं मन मन में ओरली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। 35 पंजे 175 होता है, तो 1,75,000 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। A bag contains coins in the denomination of 1, 2 और 5 रुपए in the ratio 4, 5, 6. If the total amount in the bag is 450, what is the number of 2 रुपए कॉइन? ठीक है, तो जब भी इस तरह का कॉइन का सवाल होता है ना, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ मैं हमेशा बच्चों को कि इसको एक छोटा सा बैग मान लो जिस बैग में रेशियो दे रखा है। तो इस बैग का मतलब है कि इस बैग में 4 सिक्के 1 रुपए के हैं, 5 सिक्के 2 रुपए के हैं और 6 सिक्के 5 रुपए के हैं। 4 सिक्के 1 रुपए के, तो मतलब इसकी वैल्यू 4 रुपए हो गई। 5 सिक्के 2 रुपए के, इनकी वैल्यू 10 रुपए हो गई। 5 सिक्के 6 सिक्के 5 रुपए के, इनकी वैल्यू 30 हो गई। टोटल वैल्यू निकल कर आई 44। मतलब इस एक बैग की 44 रुपए निकल कर आई है वैल्यू। ठीक, अब बोला है कि इन 44 रुपए से, सॉरी काम करो, इसे 44 मत करो, सॉरी इसे 44 करो, यहाँ पे इसे 440 कर दो। ठीक, ठीक है, तो ये बोलता है कि इस 44 से मेरे पास टोटल ये बन गया 440 रुपए। 440 रुपए अगर बना, तो मतलब ऐसे कितने बैग लगे होंगे? एक बैग के 44 है ना, तो ऐसे टोटल 10 बैग लगे होंगे। 10 बैग लगे होंगे। एक बैग के अंदर कितने सिक्के हैं? 2 के 5 सिक्के हैं, ये दे रखा है। 2 रुपए के 5 सिक्के, तो 10 बैग में कितने होंगे? 2 रुपए के 50 सिक्के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 286 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:5। ठीक है, इफ 22 गर्ल्स आर एडमिटेड देन व्हाट विल बी द रेशियो? ठीक है, 286 लोग हैं। ठीक है, 8:5 में करूंगा तो मतलब 8 और 5 13 होता है, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। देखने में मुझे दिख रहा है 286, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, तो 22 का मल्टीपल बना 13 से। ठीक है, मतलब 8:5 में अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को बांटूंगा, तो 22 के हिसाब से 8 यूनिट लड़के हो गए, 5 यूनिट लड़कियां हो गई। तो लड़कियां कितनी हो गई? 110। लड़के कितने हो गए? 176। ये चीज ओरली सोच सकते हैं ना। 286 को अगर मैंने 8:5 में बांटा, 8:5, तो ये वैल्यू निकल कर आई है 176 और ये वैल्यू निकल कर आई है 110। ठीक, अब इसने ये बोला कि इस 110 में मैंने 22 लड़कियां और ऐड कर दी है, तो अब मेरे पास कितना हो गया? 132। 132 हो गया, ये हो गया 132। दूसरा, इसने मेरे को ये बोला है कि लड़कों में तो कोई चेंज था ही नहीं, तो लड़के मेरे पे है 176। बस मुझे इनका नया वाला रेशियो बताना है। नया वाला रेशियो क्या हो जाएगा? नया रेशियो हो जाएगा, हमने इसे 8, हम इसको 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, बचा 1, 4 तियां 12, इसको काट देंगे 4 से, 4 चौक 16, बचा 1, 4 चौक 16, ये वैल्यू 4:3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12 बोल रहा है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रो इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स आर 170। इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट इज 10, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स? तो जब भी ऐसा हो ना, हमें दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन हो टोटल में से, हम क्या कर लेंगे, ये डिफरेंस माइनस कर देंगे पहले। ये चीज हम ओरली देखेंगे। 170 में से 10 माइनस करके 160 आ जाएगा। अब ये 160 आप दोनों में बराबर बराबर बांट दो, मतलब दोनों को 80 80 मिल गया। ठीक है, अब दोनों को जब 80 80 मिल गया, तो ये 10 उसके पास जाएगा ना जिसके पास 10 नंबर ज्यादा है। तो अब एक सब्जेक्ट के पास ज्यादा हो जाएगा, तो एक सब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा? 90। दूसरे सब्जेक्ट पे कितना रह जाएगा? 80। 90 और 80 के रेशियो का मतलब 9:8। अगला सवाल देखते हैं। द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम कोलकाता वर ₹20 और 30 रेस्पेक्टिवली। ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाई 20% एंड बस फेयर हैज बीन इंक्रीज बाई 10%। तो रेशियो बताना है नए ट्रेन फेयर और बस फेयर का। तो देखो, बस फेयर 20 था, हमने बस फेयर को कितना बढ़ाया है? बस फेयर यहाँ पे 10% बढ़ा है। ट्रेन फेयर 30 था, ट्रेन फेयर हमने बढ़ाया 20%। तो 20 को अगर 10% बढ़ाएंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। 30 को हम लोग 20% बढ़ाएंगे, हमारा 36 हो जाएगा। 22 और 36 को आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका रेशियो 11:18 आ जाएगा। बट ये हमें लिख के नहीं करना, ये चीज हमें ओरली करनी है। ओरली कैसे करेंगे?
देखेंगे कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें देखेगा बस का फेयर 20 रुपए है, ट्रेन का फेयर 30 रुपए है। ट्रेन के फेयर को 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ाते ही हम 30 को 36 मान लेंगे। बस के फेयर को 10% बढ़ाया, हम 20 को 22 मान लेंगे। तो 22 और 36 हमारे पास नंबर्स आ गए ट्रेन फेयर और बस फेयर का। ट्रेन का कितना है? ट्रेन का हमने निकाला है 36, बस का निकाला है हमने 22। 36 और 22 का रेशियो 18:11। पीछे हमने जब सॉल्व करा था हम लोगों ने 11:18 निकाला था बस और ट्रेन का। बस और ट्रेन का निकालोगे तो वो 18:11 है। ट्रेन और बस का निकालोगे वो, सॉरी, बस और ट्रेन का 11:18, ट्रेन और बस का 18:11। अगला सवाल देखते हैं। इन अ बैग देर आर 3 टाइप ऑफ कॉइन, 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का। रेशियो दे रखा है 3:8:20। टोटल वैल्यू 372 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। ये सवाल बड़ा बढ़िया है और बड़ा बेसिक सवाल है। आप ये देखो इस रेशियो में है, ठीक है, तो ये रेशियो जो ये मिनिमम नंबर होगा ना, जो भी कुछ होगा इसका मल्टीपल होगा, यही तो होगा। हम एक छोटा सा बैग ऐसा मान लेते हैं, इस बैग के अंदर हमारे पास 3 सिक्के 1 रुपए के हैं, 8 सिक्के 50 पैसे के हैं और 20 सिक्के हमारे पास 25 पैसे के हैं। इसका यही मतलब हुआ। अब ऐसे हमारे पास जब रेशियो में हम बात करते हैं तो रेशियो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं ना कि ओरिजिनल नंबर आ जाए पूरा। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल बैग्स होंगे। हम एक सेट की या एक बैग की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 1 3 रुपए, 8 इंटू 50 पैसा 4 रुपए और 25 पैसा इंटू 20 मतलब 5 रुपए। 3 और 4 7 और 5 12, तो एक बार के इसकी वैल्यू 12 रुपए है। अब 12 रुपए हमें कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे कि 372 आ जाए? 12 रुपए कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे 372 आ जाए? तो 372 को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 3 36, 12 एकम 12, 31 बार। ठीक है। अब हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। एक बार में कितने कॉइन्स है हमारे पास? 20 और 28 और 3 31। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 31। 31 कॉइन के 31 जोड़े हमें चाहिए, मतलब 31 बार या फिर 31 बैग या 31 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 31 इंटू 31, 31 का स्क्वायर अगर आप लोगों को पता है आप इसका आंसर 961 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। पहला नंबर हमने इंक्रीज करा 20% और दूसरा नंबर डिक्रीज करा 20%, तो हमें नया रेशियो बताना है। तो अब देखो अगर 4:5 है, 4 को मैं 20% बढ़ाऊंगा, 4 का 20% कितना होगा? 4 दूनी 8 होता है, तो वैल्यू 4.8 हो जाएगी, है ना। 5 को मैं 20% कम करूंगा, 5 को 20% कम करूंगा तो वैल्यू कितनी? 4 रह जाएगी, मतलब 4 4.8:4, 4.8:4। अगर मैं इसको देखूं ये 48 और 40 नजर आ रहा है मुझे, 48 और 40, क्या ये नंबर देखते ही मैं 6:5 नहीं समझ सकता अपना आंसर? 6:5 समझ सकता हूं ना, आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:3। तो हमें उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो जब भी इस तरह का होता है ना, क्योंकि वो उनके रेडियस का और हाइट का मल्टीपल होता है कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों के प्रोडक्ट्स के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, रेशियो में आ जाएगा 5 और 3 का मल्टीपल, 5 इंटू 3, 3 से 3 खत्म, 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का या किसी भी चीज का एरिया होता है ऐसा 3D फिगर का, वो उसके रेडियस और हाइट के ही बराबर होता है, रेडियस हाइट का मल्टीपल होता है। बाकी नंबर तो कट जाएंगे ना, जो पाई आर 2 और पाई के जो नंबर वो तो कट जाते हैं रेशियो में, कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा कट जाती हैं। आगे चलते हैं। इन अ पॉट देयर इज 500 लीटर ऑफ मिल्क, 50 liter of milk is taken out and some amount of water is poured into it. Again 50 liter of milk is taken out and same amount of water is poured into it. How much will be left finally? अब ये आपका मिक्सचर का सवाल है, बट हम इसे रेशियो से करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना रेशियो की कितनी नीड है हमें हर जगह। सवाल देखो ओरली कितने मजे से होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा इसे। पॉट में हमारे पास 500 लीटर मिल्क है, 500 लीटर मिल्क है, ठीक। 50 लीटर अगर इसमें से निकाल दिया तो मेरे पास कितना बचा? 450 बचा। 450 मिल्क है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया तो वाटर आ गया 50।
450 और 50, क्या मैं इसका रेशियो 9:1 समझ सकता हूं? 9:1 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि यही काम दोबारा से करा है। अब दोबारा से जब ये करा तो दोबारा से मिक्सचर तो 450 रह गया, जो 50 निकाला और ये जो 450 बचा, दोनों के अंदर रेशियो 9:1 रहेगा, रहेगा ना। तो ये 9:1 अगर रहेगा, इसको मैं 9:1 सोच सकता हूं कि ये वैल्यू 400 और 50 हो जाएगी, सॉरी 405 और 45 हो जाएगी। थोड़ा रब करके लिख देता हूं इसे, ये वैल्यू 405 और 45 रह जाएगी। जो 50 निकालूंगा 9:1 में, वो वैल्यू भी 45 और 5 रहेगी। यही तो रहा। अब मैंने बोला है कि इस 450 में जो जो बचा है, इसके अंदर दोबारा से सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया। पानी कितना डाल रहे हैं? 50। मतलब यहाँ पे मिल्क मेरा बचा था 405, पानी बचा था 45, इसमें दोबारा से मैंने 50 यूनिट ऑफ पानी मिला दिया, तो रेशियो कितना बन गया? 405:95। बना नहीं बना? मुझसे पूछा गया है हाउ मच मिल्क विल बी लेफ्ट फाइनली, आंसर विल बी 405। यहां से आपके क्लर्क प्री लेवल के, आरबीआई असिस्टेंट प्री लेवल के मिक्सचर के सवाल शुरू होते हैं, और ये सवाल हम ऐसे ही करेंगे। अब इसको एक बार ओरली करके देखें, ओरली कितना सा टाइम लगेगा इस सवाल को करने में। आप देखो, हम ओरली करेंगे, पेन का कम से कम यूज करना है। एक पॉट है जिसमें 500 लीटर मिल्क है, 50 लीटर ऑफ मिल्क निकाल लिया, मतलब 450 लीटर बचा। सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया, मतलब 450 दूध हो गया और 50 पानी हो गया। रेशियो 9:1 मुझे दिख गया। अब 50 लीटर पानी मैंने फिर निकाल दिया। अब 50 लीटर पानी निकाला तो फिर से 450 रह गया। 450 रहने का मतलब 9:1 था, मतलब 405 और 45, 405 और 45, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिर डाल दिया। तो फिर मैंने 50 लीटर पानी डाल दिया, 405 लीटर ऑलरेडी था, 45 लीटर पानी था, 50 और डाल दिया। पानी कितना हो गया? 95। दूध कितना रह गया? 405। ओरली आंसर हो गया। अगला सवाल चलते हैं। देयर इज 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ पॉट, 100 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू इट। ठीक है, 1000 लीटर मिल्क है पॉट में, 100 लीटर मैंने मिल्क बाहर निकाल के 100 लीटर पानी डाल दिया। जैसे पिछला सवाल था वैसे ही करेंगे, पहले ओरली करते हैं फिर लिख के करेंगे, नहीं पहले लिख के कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। 1000 लीटर था, हमने 100 निकाल दिया, कितना बचा? 900। 900 में हमने 100 पानी मिला दिया, रेशियो आ गया 9:1। अब मैंने इसमें से 200 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। जब 200 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो निकलेगा तो इसी 9:1 में ना। जो 800 बचा, 800 में तो वही 9:1 रहा, मतलब 720 ये बचा और 80 ये बचा। इस 800 को 9:1 में भाग करूंगा तो 720 मिल्क बचा और 80 मेरे पास पानी बचा, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड। अब यहाँ पे 200 लीटर पानी डाल दिया मैंने, 200 लीटर पानी डाल दूंगा तो कितना बचेगा? 720 और 280। 720 और 280 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मेरे पास ये क्या आएगा? 7 आएगा, और ये आएगा 24, सॉरी 18। अब मेरे पास 18:7 में है, तो पानी तो वापस, क्योंकि मैंने 200 लीटर डाल दिया, पानी तो वापस 1000 लीटर हो गया, बट इसका जो रेशियो है ये 18:7 है। 18:7 मतलब इसको अगर मैं देखूं, 18 और 7 25 होता है, 25 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आएगा। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना आया? 720। ये मेरे पास चल ही रहा था, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 280। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। अब फाइनली 400 लीटर मिक्सचर निकाला है इसके अंदर से। जो 400 लीटर मिक्सचर मेरा निकला है, 400 लीटर निकालने के बाद कितना रह गया? 600 रह गया। रेशियो यही 18:7 है, रेशियो तो 18:7 ही रहेगा ना जब तक कुछ मिलाऊंगा नहीं। 18:7 के हिसाब से अगर मैं 600 को बांटूंगा, आप देखो 25 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 600 आ जाता है? 24 से। 25 को 24 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब मेरे पास 18 इंटू 24 और 7 इंटू 24, ये मेरे पास मिल्क और वाटर आ गया। मुझसे लास्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर।
तो रिजल्टिंग मिक्सचर में तो मिल्क मेरा इतना ही निकल कर आएगा 18 इंटू 24। 18 इंटू 24 होता है 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 42, 400 सॉरी 36 और 7 43, 432 लीटर मेरे पे मिल्क निकल कर आ गया 600 लीटर में। अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था, पूछ सकता था कि फाइनल वाटर कितना है। फाइनल वाटर अगर पूछ लेता मेरे से तो 24 सत्ते तो मेरे पास यहाँ पर है, या फिर मैं खाली यही देखता कि 432 मेरे पास अगर मिल्क है और 400 लीटर पानी यहाँ पर और मिला दिया है मैंने, 1000 लीटर में से 432 अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास 568 बचेगा, 568 लीटर पानी बचेगा। अगर मुझसे पूछ लेता है कि फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो मैं 432 रेशियो 568 सॉल्व कर देता। इसको सॉल्व करता मेरा आंसर वहां से आता। क्लियर है कि इसी सवाल में कितना कुछ हमसे पूछ सकता था। और ये मिक्सचर के हमारे काफी अच्छे खासे लेवल के सवाल हैं, बेसिक सवाल नहीं है। और ये हमारे लिए इतना इजी है अगर हम थोड़ा सा ओरली कैलकुलेट कर लें। अब ओरली कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम में तो टाइम बचाना है ना। 1000 लीटर मिल्क है, 100 लीटर मिल्क हमने निकाल दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाल दिया, मतलब 9:10 रह गया। अब 900 और 100 हो गया 9:10। अब हमने 200 लीटर निकाला, जब 900 लीटर था हमारे पास, 900 लीटर दूध और 100 लीटर पानी, उसमें से जब मैंने 200 लीटर निकाला तो 800 लीटर बचा। 800 लीटर का भी रेशियो तो 9:1 रहेगा ही रहेगा। 800 को 9:1 करेंगे तो 720 और 80। ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते करते ओरली हो जानी चाहिए। अब 720 और 80 बचा है और दोबारा से मैंने पानी डाल दिया, तो मेरे पे 720 और 280 हो गया। 720 और 280 मेरे को दिखना चाहिए कि ये मेरा 18 और 7 का रेशियो है, 18 और 7 का। अब मैंने 400 लीटर पानी निकाला, सॉरी मिक्सचर निकाला। 400 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद मेरा कितना बचेगा, 600। और 600 में रेशियो क्या रहेगा, रेशियो तो मेरा 18:7 है ही ना। अब इसमें 400 पानी डाल दिया, अगर 400 पानी भी डाल दिया हमारा, तो इस 600 पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा दूध में। हम तो दूध को यहीं से निकाल देंगे कि 600 का दूध 18 रेशियो कितना हो जाएगा, 18:7 से हम बांटेंगे तो 18 इंटू 24, 432 मेरा रेशियो आ गया, मिल्क आ गया। बस इतना सा मेरे को लिखना पड़ा ताकि कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना रहे। इतना सा लिख के आपका आंसर ये 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सीधे सीधे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया। पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल बेसिक हमारा यहीं से शुरू होता है। ए, बी और सी इन्वेस्टेड ₹54,000, 36,000 एंड 7200 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ अ ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 13,500। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी। ठीक है, जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, हमारे पास एक चीज होती है, एक होती है कैपिटल और एक होता है टाइम। कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट ये हम लोग रेशियो के टर्म्स में रखते हैं। जैसे हमारे पास ए, बी और सी है, 3 लोग हो गए, तो ए की कैपिटल इनटू ए का टाइम, बी की कैपिटल इनटू बी का टाइम, सी की कैपिटल इनटू सी का टाइम। इनका जो रेशियो होगा, इनके कैपिटल और टाइम का रेशियो, ये होगा प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो, प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो, प्रॉफिट ऑफ सी। इस एक जो ये डायग्राम सा बन गया है ना, इस एक शक्ल को आप लोग याद रखिएगा। पूरा पार्टनरशिप इसी एक शक्ल पर बेस्ड है। इसके अलावा पार्टनरशिप में और कुछ नहीं होना, यही रेशियो है और यही हमारा पूरा पार्टनरशिप है। अब इसको रब करके अपना क्वेश्चन समझते हैं ना। फॉर्मूला यही ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट यही लगना है, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट हमने पार्टनरशिप का समझ लिया, वो चीज आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू टाइम, बल्कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ऑन टाइम इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। इसी सवाल के 2-3 वेरिएशन करेंगे। पहला है कि इन्होंने पैसा लगाया 54,000, 36,000, 7200। ठीक है, तो कितना लगा है, 54,000, एक्चुअली से 72,000 कर लीजिए, 7200 नहीं, 1000 रहना चाहिए। 54,000, 36,000, 72,000। ठीक है,
एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आ रहा है 13,500, मतलब पैसा एक एक साल के लिए लगा होगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये जो रेशियो है, इसी रेशियो में ये प्रॉफिट मिलेगा तीनों को, तो उससे हमारा सी का प्रॉफिट आ जाएगा। 3 जीरो से 300 हमारे खत्म हो गए। 9 से देखेंगे, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, ठीक है। रेशियो निकल कर आ गया 6:4:8। अब तरीका है सॉल्व करने का, जो लिटरली वाला तरीका है, 13,500 का मेरे को सी के लिए करना है, तो 8 की वैल्यू मैं निकालूंगा। एक मिनट, इसको मैं फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ ना 2 से। ये हो जाएगा मेरा 3:2:4, है ना। मेरे को 4 यूनिट निकालनी है, मैं इसको 4/4 और 2 6, 6 और 3 9, 4/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा बोलेगा 15 9 35 00, और वैल्यू आ जाएगी 1500 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके 6000। एक तो तरीका ये है, ये रेशियो निकालने के बाद सॉल्व करना। दूसरा, हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, हम क्या करेंगे, जब 3:2:4 आए ना, यहीं पर हम देख लेंगे कि ये 9 वैल्यूज है। 3:2 का मतलब हो गया 9। 9 की वैल्यू है हमारे पास 13,500, हमें चाहिए 4 की वैल्यू। 9 की वैल्यू 13,500 है, हम ओरली करेंगे, 15 निम 35 होता है, तो 1 की वैल्यू 1500 हो गई। 1 की वैल्यू अगर 1500 हुई तो 4 की वैल्यू 6000 हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फिगर्स हमने वही लिया, बट इसमें हमने ये चेंज कर दिया कि ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, बी ने 12 महीने के लिए, और सी ने 30 महीने के लिए। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, इसको 3 महीना कर देते हैं, ठीक है। ए ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, बी ने 12 महीने के लिए, और सी ने 3 महीने के लिए। ऑप्शंस को हम लोग छोड़ देंगे, ऑप्शन पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम सीधा अपनी कैलकुलेशन करेंगे। ऑप्शन गलत हो सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे हमें ये पता है कि 1000 तो इनके कैंसिल आउट हो ही जाते हैं ना, तो 000 को हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लिखते। हमारा आ गया 54:36:72। ये 18 के मल्टीपल हैं तीनों, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, ए ने इन्वेस्ट कर रखा था 6 महीने के लिए, तो इसका टाइम 6 महीना हो गया। बी ने इन्वेस्ट कर रखा था 12 महीने के लिए, इसका टाइम 12 महीने हो गया। सी ने इन्वेस्ट करा है 3 महीने के लिए, इसका टाइम 3 मंथ्स हो गया, ठीक है। फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई, ये वैल्यू 24 हो गई, ये वैल्यू 24 हो गई। 6 से फिर जा सकता है, 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो कितना बचा, 3:4:2। 3:4:2 में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इनका टाइम अलग अलग था, तो इसलिए रेशियो पिछली बार से अलग अलग हो गया। इसके अंदर यह भी बोल सकता था कि किसी ने 3 महीने बाद ज्वाइन करा, या 6 महीने बाद ए ने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया। तो वो हम जब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में, वहां पर उन केसेस को समझेंगे। अभी आई होप आपको पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,36,000 एंड ए इन्वेस्ट ₹20,000 मोर देन बी, ठीक है, वाइल सी इन्वेस्ट ₹4,000 लेस देन बी, ठीक है। तो टोटल इन लोगों ने 1,36,000 रुपए लगाए हैं, 1,36,000, ठीक है। ए ने 20,000 ज्यादा लगाया है बी से, सी ने 4,000 कम लगाया है। तो अगर मैं बात करूं, ए ने जो लगाया प्लस बी ने जो लगाया, बी ने कितना लगाया, ठीक है, जो भी लगाया, और सी ने जो भी लगाया, दिस इज इक्वल्स टू 1,36,000। अब यहां पे दिया कि ए इन्वेस्ट 20,000 मोर देन बी, तो ए की जो वैल्यू है दैट इज 20,000 प्लस बी। बी का ऑलरेडी मेरे पास है। सी की वैल्यू देखे तो सी ने बी से 4,000 कम लगाए, सी की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस 4,000। ये वैल्यू 1,36,000 होनी चाहिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ओरली हम लोग इस कैलकुलेशन को अभी नहीं कर रहे हैं, अभी करना सिखाऊंगा कैसे करेंगे, बट ये बिल्कुल बेसिक है। यहां से अगर मैं 3b की वैल्यू देखूं, तो 20,000 में से 4,000 16,000, 16,000 यहां जाके भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 हो गया, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 40,000। अब अगर b की वैल्यू 40,000 मेरे पास है, तो a की वैल्यू 60,000 मेरे को दिख जाएगी, c की वैल्यू 36,000 मेरे को दिख जाएगी,
ठीक है, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि इनकी कैपिटल क्या है। कैपिटल है 40,000, 36,000, 60,000। मतलब 1000 हम नहीं लिखते, 1000 कैंसिल हो जाते हैं रेशियो में। 60 रेशियो 40 रेशियो 36, ये रेशियो आ गया। रेशियो को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, 30 रेशियो 20 रेशियो 18, और देखूंगा तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 9। 15 रेशियो 10 रेशियो 9 में इनकी कैपिटल लगी है। क्लियर। एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, बीच में कोई चेंज नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये पूरे टाइम के लिए लगी होगी। तो टाइम फिर सबके लिए कॉम सेम हो जाएगा, तो कॉमन टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ये 51,000 रुपए है। 15 और 10 होता है 25, 25 और 9 होता है 34। तो 51,000 रुपए के 34 पीसीज हुए, तो एक पीस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पीस की वैल्यू हो जाएगी 1,500, क्योंकि 34 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आता है। ठीक है, तब ए का डिविडेंड निकालना है। एक की पीस की वैल्यू हमारी 1,500 है, ए की वैल्यू है 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,500। क्लियर। ये कैलकुलेशन है बेसिक की। आप जब देखेंगे कि 15 एकम 15 होता है, 15 दूनी 30 होता है, और 15 का आधा 7.5 होता है, तो अगर 15 को 1.5 निकालना है, 15 में 7.5 ऐड करके 22.5 पहुंच जाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, पहले इसको देखो ओरली, इसकी कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं। इसको रब कर देता हूं, फिर इसकी कैलकुलेशन ओरली देखते हैं। ए बी एंड सी ने बिजनेस शुरू करा 1,36,000। ए ने इन्वेस्ट करा 20,000 ज्यादा बी से, और सी ने कम करा 20,000, सॉरी 4,000 कम। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है? 16,000 आ गया। ये 4,000 कम है, ये 20,000 ज्यादा है, तो दोनों का टोटल डिफरेंस आया 16,000। तो ए ने, मतलब ए और सी ने मिलके बी के मुकाबले 16,000 ज्यादा पैसा करा है। 16,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो यहाँ पे ए बी और सी के बराबर शेयर आ जाएंगे, है ना। 16,000 अगर इसमें से माइनस कर दूं, जो ए और सी ने मिलके ज्यादा करा है, तो बराबर शेयर आ जाएंगे। 16,000 माइनस करूंगा तो 1,20,000 आएगा। अब ये 1,20,000 के अगर मैं बराबर शेयर बांट दूं, तो तीनों को 40,000 मिल जाएगा। तीनों को 40,000 अगर मिल गया, यहाँ लिख देता हूँ, आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तीनों को अगर 40,000 मिल गया। अब हमें ये बोला था कि पूरा तो 1,36 है ना, 1,36 पे कैसे पहुंचेंगे? ए ने 20,000 ज्यादा इन्वेस्ट करा है, ए की वैल्यू 60,000 हो गई, बी की वैल्यू तो 40 है ही है, सी ने 4,000 कम करा है, तो सी की वैल्यू 36 हो गई। तो ये जैसे मुझे नंबर दिखे 60, 40 और 36, मैं इसको सीधे 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना, मतलब मुझे 15 रेशियो 10 रेशियो 9। अब इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इतना अमाउंट, या इसे भी याद रख सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको हम लोग लिख लेते हैं। 15, 10 और 9 का रेशियो हो गया। 15, 10 और 9 के रेशियो में मैं 51,000 को बांटूंगा। 51,000 मुझे पता चलना चाहिए 17 इंटू 3 होता है। 17 इंटू 3, 17 इंटू 3। और जैसे मैं इसे देखूंगा, 15, 10, 25 और 9 34, 34 होता है 17 इंटू 2, मतलब 34 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 51 आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है। और जब मेरे को ये 1.5 का फैक्टर मिल गया, तो 1.5 मैंने ए के साथ देखा कि ए का रेशियो 15 था, तो 15 का होता है 22.5, मतलब 22,500 आंसर आ गया। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In a company, there are 78,000 employees, out of which male and females are in the ratio 7:6. ठीक है. Out of the male, 35% are working as HR, and out of female, 25% are working as HR. Find the total number of employees working as HR in the company. ठीक है. पहले इसे लिख के करते हैं, फिर ओरली करने की कोशिश करेंगे। 78,000 मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज़ है। मेल और फीमेल का रेशियो मुझे दे रखा है 7:6। 7:6 से मतलब है टोटल 13 हिस्से हो गए। 13 की वैल्यू अगर 78,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 हो जाएगी, क्योंकि 13 से 78 होता है। एक की वैल्यू 6,000 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 42,000, ये वैल्यू हो जाएगी 36,000। क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये बोला है कि मेल्स में 35% जो है वो वर्किंग एज HR है, मतलब 42,000 का 35% मेल्स HR है। 42,000 का 35 कितना हो जाएगा? 35 इंटू 420, क्यों 35 अपॉन 100 इंटू 42,000 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 35 इंटू 420। रेशियो विथ फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे, तो फीमेल्स कितने हो जाएंगे? फीमेल्स आ जाएंगे 25%,
ये आ जाएंगे 25% ऑफ 36,000। 36,000 का 25% होता है 9,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 0, 35 दूनी 70 का 0, 7 35 चौक 140, 140 और 7 147, तो 14,700 और 9,000 दोनों मिला के कितना हो गया, 23,700 एम्प्लॉयज एचआर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे ओरली करने की कोशिश करते हैं, मैं ये रब कर दे रहा हूँ। ठीक, हमने देखा कि 78,000 एम्प्लॉयज़ है, 78,000 7:6 में गिवन है, तो यहीं पे मैं इसे देख के समझूंगा कि 13 है, 13 से 78 होता है, मतलब 7 की वैल्यू हो गई 42,000 और 6 की वैल्यू 36,000। जब 42,000 और 36,000 है, फिर मैंने आगे जब देखा कि 25% है, मतलब 36,000 का इस 6 वाले का 25% है, तो ये वैल्यू तो 9,000 मैं अपने पास अलग ही रख लूँगा एक। अब मुझे खाली 42,000 का 35% निकालना है, तो उसको ध्यान से देखो, 35 होता है 7 × 5, ठीक है, 35 होता है 7 × 5, और 42,000 क्या है, 42,000 का 1000 अलग मैं अलग हटा दूँ तो वो क्या हो जाएगा 7 × 6, तो 7 × 5 एक चीज़ है, 7 × 6 एक चीज़ है, तो इससे तो मेरे को कुछ ईजी नहीं हुआ, तो मैं खाली 35 और 42 पर ही चलता हूँ। मैं डायरेक्ट 35 और 42 की मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 35 दूनी 70 होता है, 7 कैरी हो जाएगा और 35 चौक 140, तो 147, तो 14,700, 14,700 आया, और 9,000 ये ऑलरेडी मैंने अलग करके रख रखा था अपने मन में, दोनों को ऐड करा 23,700 आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो पूरे इसमें सिर्फ 35 और 42 का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ पार्ट था, जो कि ईजी है अगर आपको कैलकुलेशन आती है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 4:5 रेस्पेक्टिवली, each of them spends 70% of their monthly income, what is the respective ratio of their savings। ठीक है, बड़ा इजी सवाल है। क्या है, 4:5 हमें में गिवन है, ठीक है, इसने 70% खर्च कर दिया, 4 का 70% कितना हुआ 2.8, बचा कितना 30%, तो बचा कितना 1.2, 1.2 इसका बच गया, फिर 70% इसका भी खर्च करो तो 5 का 70% कितना होता है 3.5, कितना बचा 1.5, 1.5 बचा। ये इसकी सेविंग से, ये इसकी सेविंग से, दोनों को देखिए मेरा रेशियो निकल कर आएगा 4:5। क्लियर, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 क्या बोल रहा है, दो अलाय हैं कंटेनिंग टिन एंड आयरन इन द रेशियो 2:5 और 5:9। इफ टू अलाउज आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब दोनों को बराबर लिया है, द रेशियो ऑफ टिन एंड आयरन इन द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय इज। अब ये मिक्सचर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देखो मेरे पास दो अलॉय हैं, ठीक है, एक अलॉय ए हो गया, एक अलॉय बी हो गया। ए की बात करूं तो इसमें टिन और आयरन कितना है 2:5, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 7। बी की बात करूं तो ये कितना है 5:9, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 14। मुझे बोला कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, तो मतलब ये अगर 14 है तो इसे भी मुझे 14 बनाना होगा। इसे 14 बनाने के लिए मेरे को ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 4:10, और अब ये हो गया 14, और ये जो है ये कितना है, ये ऑलरेडी 5:9 है, ये वैल्यू 14 है। ये दोनों अगर 14 मेरे इक्वल हो गए, मतलब मेरा प्रोपोर्शन इक्वल हो गया। तो अब इन नंबर्स को हम डायरेक्टली मिला देंगे, 4 और 5 हो जाएगा 9, 10 और 9 हो जाएगा 19। मुझसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टिन एंड आयरन इन द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय इज 9:19। आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज ए टू बी इज 10:9, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल पॉपुलेशन इन ए इज 4:5, ठीक है। ये 10:9, ये क्या गिवन है, ए और बी का रेशियो। If the number of female population in B is 1100 more than the number of female population in A, the difference between the number of male and in A and B is 200. Find the number of female population in B। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड बी दे रखा है वो 10:9 है। ठीक है, तो बेसिकली मेल ए एंड मेल बी है, मेल ए एंड मेल बी का रेशियो 10:9 है, बट साथ में एक चीज़ और दे रखी है कि इसका डिफरेंस 200 है, मतलब इस एक यूनिट का जो डिफरेंस है ये 200 है। ये अगर 200 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। तो मेरी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मेरे मेल्स हैं,
मेल पॉपुलेशन अगर मैं ए और बी के लिए बात करूं, ए के लिए आ गया है 2000 और बी के लिए आ गया है 1800। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन ए इज 4:5। ए में मेल से फीमेल की पॉपुलेशन 4:5 है। मतलब अगर ए के अंदर मैं बात करूं, मेल्स है मेरे पे 2000, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? फीमेल्स निकल कर आ जाएंगी 2500। इफ द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी इज 1100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन ए में फीमेल कितनी थी? 2500। बी की फीमेल कितनी हो जाएंगी? 25 और 11 36, 3600। अब मेरे पास टोटल लोग कितने हो गए? ए के अगर मेल्स की बात करूं मेरे पास वो है 2000, ए की फीमेल्स की बात करूं वो है 2500, बी के मेल्स की बात करूं वो है 1800 और बी के फीमेल्स की बात करूं वो है 3600। चारों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, मुझसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन बी। खाली बी की फीमेल पॉपुलेशन पूछी है। बी की फीमेल पॉपुलेशन कितनी हमने निकाली है? कहाँ गया? बी की फीमेल पॉपुलेशन 3600 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। सीट फॉर पीओ क्लर्क एंड एसओ बाय आईबीपीएस आर इन द रेशियो 5:7:8। ठीक है, there's a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? ओरली करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि नंबर्स हमारे देखने इजी हो जाए। हमें ओरली करना है। 5 को हमने 40% बढ़ाया, 5 पे कितना बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे। 40% 2 होता है 5 का, वैल्यू कितनी हो गई? 7। 7 को हमने 50% बढ़ाया, 7 का आधा क्या होता है? 3.5, 3.5 ऐड करेंगे 10.5। 8 को हमने 75% बढ़ाया, 8 का 75% होता है 6, बढ़ के हो जाएगा 14। 7, 10.5 और 14, ये हमारे 3 नंबर्स हो गए। अब आप ध्यान से देखो, 3.5 से मैं इसे कैंसिल करूंगा 2 बार, इसे कैंसिल करूंगा 3 बार, इसे कैंसिल करूंगा 4 बार, हो जाएगा। तो 2:3:4 मेरा आंसर भी आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मिक्सचर में 60 लीटर पानी है, 60 लीटर का मिक्सचर है। मिल्क और वाटर का रेशियो है जिसमें 2:1 है। अगर इस रेशियो को 1:2 बनाओ तो बताओ क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड। ये भी मिक्सचर का एक बेसिक क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, ओरली करेंगे उसके बाद पेन चलाएंगे। 60 लीटर मेरा मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। तो मुझे मिल्क 40 और वाटर 20 समझ आया कि 40 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इस रेशियो को 1:2 बनाओ। मतलब जो 40 लीटर मिल्क है, पानी उसका डबल करना है, तभी तो 1:2 बनेगा। मिल्क तो 40 लीटर ही है, क्योंकि हमें पानी मिला के डबल करना है ना। मिल्क 40 ही है, मिल्क में कोई चेंज नहीं करा, तो मिल्क यहां पर भी वही रहेगा, यहां पर भी वही रहेगा। यहां पे अगर 40 है तो यहां पे भी 40 रहेगा। मतलब यहां पे इस 1 की वैल्यू तो 40 हो गई ना, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 80 हो जाएगी। तो अगर पानी मिलाने से टोटल सॉल्यूशन मेरा, सॉरी, पानी की टोटल वैल्यू अगर 80 हो जाएगी तो मेरा रेशियो बैठ जाएगा। अब पानी ऑलरेडी कितना है? पानी ऑलरेडी मेरे पास है 20। पानी की ऑलरेडी 20 यूनिट मेरे पास है, 20 लीटर। तो 80 करने के लिए मुझे कितना और चाहिए होगा? 60 और चाहिए होगा। यही मेरा आंसर है। आया समझ में? एक बार दोबारा इसको सुन लीजिए, ये आपको समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8। द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉयज भी 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, बॉयज एंड गर्ल्स का। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? अब देखिए 7 है, 7 को हमने 20% बढ़ाया, 8.4 हो गया। 8 को हमने 10% बढ़ाया, 8.8 हो गया। तो 8.4 और 8.8 ये दो रेशियो हो गए। तो 84 और 88 अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 21 और 22 नजर आ रहा है? 84 और 88 मेरे को 21 और 22 नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। दोनों की सैलरी को हमने 4-4 हजार रुपए से बढ़ा दिया, तो नया रेशियो जो है वो 40:57 आया है। तो सुमित की सैलरी बताओ। ठीक है, अब देखो, पहले लिखते हैं फिर ओरली करते हैं। 2:3 है हमारे पास, हमने इसमें भी 4,000 रुपए डाल दिए, इसमें भी 4,000 रुपए डाल दिया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये तो सेम ही रहेगा ना। ऐसे समझो कि आपके पास 200 रुपए हैं, आपके भाई के पास 500 रुपए हैं, टोटल डिफरेंस कितना है दोनों पे? 300 रुपए का।
नया साल आया, आपकी मम्मी ने आपको भी 1000 रुपए दिए और आपके भाई को भी 1000 रुपए दिए। अब आपके पास 1200 हो गए, आपके भाई के पास 1500 हो गए, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये तो अभी भी 300 ही रहेगा ना। सेम क्वांटिटी अगर ऐड करते जाएंगे तो डिफरेंस हमारा सेम मेंटेन रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर है मेरे पास 2:3 और नया है मेरे पास 40:57, तो ये डिफरेंस तो मेरे को दोनों के सेम रखने पड़ेंगे ना। नीचे तो मैं सेम कर नहीं सकता, बट ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितना है, 17 का। ऊपर मुझे 17 का डिफरेंस करना है और डिफरेंस है कितना, 1। तो मैं यहाँ 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 34 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा। अब आप नए रेशियो को देखो, 34 और 51 है मेरे पास, है तो 2:3 की फॉर्म में अभी भी, और यहाँ 40:57 है। अब मेरी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। अब 51 से 57 आने के लिए मैंने कितना खर्च करा, 4000। 4000 की वैल्यू है 6 यूनिट्स। 4000 की वैल्यू है 6 यूनिट। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे सुमित की सैलरी पूछी है। सुमित की सैलरी कितनी है, सुमित की सैलरी है 51। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 4000 है तो 3 यूनिट मेरे को 2000 दिखेगा। क्यों, मैंने 3 इसलिए निकाला क्योंकि 51 होता है 17 इंटू 3। अगर 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2000 है तो 17 इंटू 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 17 इंटू 2000 मतलब 34,000 हो जाएगी। और अब मुझसे क्या पूछ रहा है, सुमित की सैलरी नई वाली इसमें बतानी है। अगर पुरानी पूछेगा तो हम 34,000 बताएंगे, और अगर नई वाली सैलरी पूछेगा तो 57 होता है 19 इंटू 3। 19 इंटू 3 मतलब 38,000। ठीक है, नहीं समझ आया तो इसको दोबारा सुनिए, बहुत सिंपल है, ऐसे ही हमें ओरली करने हैं। यहाँ तो फिर भी मैं आपको पेन चला के समझा रहा हूँ, एग्जाम में पेन नहीं उठेगा ऐसे सवालों में आपका। अगला सवाल देखते हैं। Sum of three number is 98. Ratio of the first to second number is 2:3 and second to third is 5:8। वही है, एक रेशियो आपको 2:3 गिवन है, दूसरा रेशियो 5:8 गिवन है। ये दोनों नंबर का आपको सेम रखना होगा, तभी हमारा रेशियो कॉमन जाएगा। इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 10:15 और ये हो जाएगा 15:24। अब नया कॉमन रेशियो निकल कर आ जाएगा 10:15:24। इस रेशियो के हिसाब से मैं इस नंबर को बांट दूंगा, ये निकल कर आएगा 24 और 15 39 और 10 49। 49 की वैल्यू अगर 98 है तो 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेकंड नंबर है 15, 15 दूनी 30, 30 आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल। क्लियर। हमारा रेशियो का सेकंड वीडियो था, इसके अंदर हम लोगों ने रेशियो के 30 क्वेश्चन करते हुए साथ में हम लोगों ने मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस का बिल्कुल बेसिक करने की कोशिश की, पार्टनरशिप को हम लोगों ने बेसिक से समझने की कोशिश की। ज़्यादा प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चंस की करनी है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि आपके कॉन्सेप्ट और स्पीड बिल्डिंग में हेल्प होगी, तो मेरे को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।